नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना। आज की क्लास के अंदर हम लोग नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपकी यूनिट 1 नेशनल इनकम के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हर पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे आपको नेशनल इनकम का एबीसीडी भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस थोड़ा सा सब्र रखना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा का पूरा यूनिट 1 कवर कर रही हूँ, सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। टोटल 16 क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, टिके रहना। मैं इतनी अश्योरेंस दे रही हूँ कि एक बार 16 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए ना, तो चाहे एग्जाम में नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और आज की क्लास के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे, थ्योरी की कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत हम लोग करें कन्वर्जन से। आपको कुछ मैं कन्वर्जन्स बताऊंगी कि किस तरह से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। ये जो कन्वर्जन्स है ना, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये कन्वर्जन्स नहीं आते ना, तो आप नेशनल इनकम का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कन्वर्जन समझो। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। किसका? ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट। देखो, ये जो ग्रॉस होता है ना, इसके अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्या होता है? जब हम किसी असेट को यूज करते जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती जाती है ना। अब कोई मशीन 10 लाख रुपए की खरीद के लेकर आए, आने वाले 5 साल बाद में उस मशीन की वैल्यू वही थोड़ी ना रहेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो असेट की जब वैल्यू डिक्रीज होती है उसे बोला जाता है डेप्रीशिएशन। ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है, नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? सपोज आपको नेट निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? नेट फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस गिवन है। हमेशा जो आपको फाइंड आउट करना होता है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड रखते हो, इक्वल्स टू से पहले रखते हो, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसे राइट हैंड साइड रखते हो। आपको क्या निकालना है? नेट निकालना है, तो नेट को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, इक्वल्स टू से पहले। और क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ग्रॉस गिवन है, फिर ग्रॉस लिख दिया। इस ग्रॉस में आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? नेट मिलेगा। तो नेट कैसे निकालोगे? ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस करके। वही मैं कहती हूँ, अगर आपको ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस को लेफ्ट हैंड साइड रखो, इक्वल्स टू से पहले, और आपके पास में क्वेश्चन में नेट गिवन है तो नेट में डेप्रीशिएशन को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा ग्रॉस। साथ साथ में याद कर लो, वीडियो को पॉज करके याद करते चलो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। अगर आपको नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे, अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रीशिएशन को प्लस करोगे। आ गई बातें समझ में? अब मान लो क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस भी गिवन है, नेट भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है। अब भाई ग्रॉस के अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है ना, मैंने शुरू में बोला था। तो अगर आपको मान लो डेप्रीशिएशन ही निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना, आपको डेप्रीशिएशन का पता चल जाएगा। डेप्रीशिएशन को ही प्यार से बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में डेप्रीशिएशन लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक बार दोबारा रिवाइज करें। नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे, ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रीशिएशन को प्लस करोगे, डेप्रीशिएशन ही निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना, और डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हमेशा जो भी फाइंड आउट करना है उसे इक्वल्स टू से पहले लिखोगे, और इक्वल्स टू के बाद में क्या लिखोगे? जो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है उसमें फिर आपको एडजस्टमेंट करना है, प्लस या माइनस। पहली चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझो, नेशनल निकालना है, नेशनल बड़ा है, नेशनल निकालना है। आपके पास में क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक गिवन है, तो अगर आपको नेशनल निकालना है तो नेशनल को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे। क्या प्लस कर दोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? नेट के लिए एन, फैक्टर के लिए एफ, इनकम के लिए आई, फ्रॉम का कुछ नहीं होता, अब्रॉड के लिए ए।
NFIA, अगर नेशनल फाइंड आउट करना है तो डोमेस्टिक में NFIA को प्लस करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे। उल्टा वही मैं कहती हूँ, अगर आपको डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर नेशनल गिवन है, तो इसी NFIA को माइनस कर दोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दोगे। समझ में आ गई चीजें। वहीं अगर मैं कहती हूँ क्वेश्चन के अंदर नेशनल भी गिवन है और डोमेस्टिक भी गिवन है, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दोगे। याद हो गया, नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस करोगे, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA माइनस करोगे। अगर डोमेस्टिक और नेशनल दोनों दे रखा है, NFIA क्वेश्चन में पूछा है, तो नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर देना। अब एक चीज और, अगर क्वेश्चन में ये NFIA डायरेक्टली दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, यहाँ पर है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना पैसा आया अब्रॉड से, उसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना पैसा हम लोगों ने दिया अब्रॉड वालों को। इसका मतलब क्या है, हमारे रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री से कितना कमाया, एक इंडियन ने कनाडा से कितना कमाया, हमारे रेजिडेंट ने दूसरी कंट्री से कितना कमाया, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना अब्रॉड से आ रहा है। वही मैं कहती हूँ, एक अमेरिकन ने इंडिया से कितना कमाया, एक अमेरिकन कितना हमारे यहाँ से कमा के ले गया, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना हमने अमेरिका को दिया। तो अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं प्यार से बोल सकती हूँ NFIA। कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर हो गई दो चीजें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, अगर नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरा और आखिरी कन्वर्जन है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन। ध्यान से समझना, अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड रखा, क्वेश्चन के अंदर फैक्टर कॉस्ट गिवन है उसे राइट हैंड साइड रखा। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से पहले एक वर्ड लग रहा है नेट, जैसे यहां पर लग रहा था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से पहले एक वर्ड लग रहा था नेट, और नेट वर्ड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उल्टा अगर आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब देखो जरूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड ही गिवन हो, कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमेशा ये मत समझना कि क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड ही गिवन हो, अगर जीएसटी लिखा है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी लिखा है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी लिखा है तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे आप जीरो मान लेना। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है 100, बट सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जीरो मान लेना। तो कैलकुलेट करने पर 100 आपका क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही मैं पीछे वाले में भी बताती हूँ, सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये हमने जीरो मान लिया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन थी, ये थी 30, जीरो में से 30 गया तो कितना आया, माइनस का 30 आया। कितना हमारे पास में, माइनस का 30। तो ये मत सोचना अरे मैम ये चीज तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर कोई भी चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपल सा है, उसे जीरो मान लेना। तीनों कन्वर्जन याद रहेंगे, साथ साथ में याद कर लो वीडियो को पॉज करके। मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कुछ अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे 0 मान लेना। आगे बढ़ जाए। अब देखो 8 तरह के एग्रीगेट्स हमारे पास में है और इन्हीं एग्रीगेट्स के इर्द गिर्द ये चैप्टर हमारा चलता है। इन एग्रीगेट्स को लिखते कैसे पहले ध्यान से समझना। मैंने लिखा इस तरह से GDP एट MP। ध्यान से समझना, भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमेशा 3 लेटर्स इस तरह से ऊपर लिखे जाते हैं और फिर नीचे लिखा जाता है इस तरह से ये 2 लेटर्स। जैसे यहाँ पर लिखा है GDP एट MP, GDP एट FC, GNP एट MP। हर जगह देखो पहले 3 लेटर्स लिखे फिर नीचे या तो MP लिखा है या फिर FC लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। अब इसे लिखते कैसे ध्यान से समझना। ये जो पहला लेटर है हमारा, ये जो पहला लेटर है ये या तो ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जो पहला लेटर है वो या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा, जो हमारा पहला कन्वर्जन था। अब यहाँ पर G लिखा है, इसका मतलब पहला वर्ड गया है हमारे पास में ग्रॉस है। अगर यहाँ पर नेट होता तो यहाँ पर N लिखा हुआ होता। समझ में आ गया? पहला लेटर या तो आपका ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। ग्रॉस के लिए G लिखा हुआ होता है, नेट के लिए N लिखा हुआ होता है। यहाँ पर GS का मतलब ये क्या है? ग्रॉस है। अब सेकंड वाला जो है वो या तो हमारे पास में डोमेस्टिक लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा? डोमेस्टिक, या फिर हमारे पास में होगा नेशनल। क्या होगा? या तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल। यहाँ पर D लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक। फिर थर्ड वाला क्या है? P का मतलब होता है प्रोडक्ट। ये हमेशा सेम रहता है तो चिंता वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में नीचे लिखा है तो इसको बोलते हैं एट, छोटा सा एट। एट के बाद में क्या लिखा है? MP। तो लास्ट वाला या तो आपका होगा मार्केट प्राइस। क्या होगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है तो उसे हम प्यार से बोलते हैं MP, या फिर ये होगा आपका फैक्टर कॉस्ट, जो थर्ड कन्वर्जन था। अगर फैक्टर कॉस्ट है तो हम इसे क्या लिखते हैं? FC लिखते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। याद रहेगा, पहले वाला या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा, सेकंड वाला या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा, थर्ड वाला प्रोडक्ट फिक्स है, उसके नीचे या तो मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस है तो MP लिखा हुआ होगा, फैक्टर कॉस्ट है तो FC लिखा हुआ होगा। और इस तरह से 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। मैं सबको पढ़ के बताती हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, साथ साथ में कोशिश करना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हमारे पास में ये 8 एग्रीगेट्स बनते हैं और आप कभी भी किसी को भी किसी में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज आपको ये निकालना है, क्या निकालना है? NDP एट MP। क्या निकालना है? NDP एट MP। जो निकालना है उसे आपने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। NDP एट MP निकालना है, उसे लेफ्ट हैंड साइड रख दिया। मैं कहती हूँ क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, क्या गिवन है? GDP एट MP गिवन है। जो गिवन है उसे आपने क्या कर दिया? राइट हैंड साइड रख दिया। अब ध्यान से देखना, सेकंड वाला DD सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, फिर PP तो हमेशा सेम होता ही है, फिर MP भी सेम है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर ये क्या है? N का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये नेट है और यहाँ पर ये क्या है? ग्रॉस है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना, जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड रखा। ग्रॉस हमारे पास में गिवन है, हमें क्या चाहिए? नेट चाहिए। पीछे मैंने सिखाया था, अगर आपको नेट फाइंड आउट करना है, ग्रॉस गिवन है तो आप क्या करोगे? डेप्रीशिएशन माइनस करोगे। ग्रॉस गिवन है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? माइनस डेप्रीशिएशन। ये अपने आप हमें क्या मिल जाएगा? NDP एट MP। क्या मिल जाएगा? NDP एट MP। ध्यान से और समझाती हूँ मैं। सपोज क्वेश्चन के अंदर NNP एट MP गिवन है। क्या गिवन है? NNP एट MP गिवन है, तो जो गिवन है उसे बाद में रखो। NNP एट MP ये क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है उसे बाद में रखते हैं और हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करें? कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं कहती हूँ हमें फाइंड आउट करना है GDP एट FC। क्या फाइंड आउट करना है? GDP एट FC। GDP एट FC। तो जो फाइंड आउट करना है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो हमारे पास में गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में रखते हैं। अब ध्यान से कन्वर्ट करना, इस G का मतलब क्या है? ग्रॉस, और इस N का मतलब क्या है? नेट है। पहला वर्ड या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। यहाँ पर नेट गिवन है, हमें ग्रॉस निकालना है। मैंने फर्स्ट कन्वर्जन में सिखाया था, अगर ग्रॉस निकालना होता है, नेट गिवन होता है। मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। अगर हमें ग्रॉस फाइंड आउट करना है, नेट हमारे पास में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन को प्लस करेंगे। तो ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, हम क्या करेंगे? तुरंत प्लस डेप्रीशिएशन। चलो भाई, पहला काम हो गया। सेकंड देखो, ये डोमेस्टिक है, ये क्या है? नेशनल है। हमें डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल हमारे पास में गिवन है। अगेन पीछे चलो, हमें डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, नेशनल गिवन है, तो क्या माइनस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या माइनस करेंगे? नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, मार्केट प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस गिवन है, क्या माइनस करोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से हमें करना है, जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड रख के उसमें एडजस्टमेंट करो, उसमें प्लस माइनस करो, जो फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रख दो। इसके लिए कन्वर्जन्स का आना जरूरी है। तो ये 8 एग्रीगेट्स हैं, इन्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हर मेथड से कुछ ना कुछ निकलता है, उसके बाद में कन्वर्जन करना होता है। तो बस वीडियो को देखते जाओ, शांति से सब कुछ समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चंस करवाती हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस है जो मैंने खुद ने क्रिएट करे, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। जो कैलकुलेट करना है उसे इस तरह से यहां पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। एनएनपी एट एफसी का मतलब क्या है, पढ़ के देखो, पहला वर्ड या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट, सेकंड वाला या फिर डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल। तो ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास में, जीडीपी एट एमपी, क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। अब हमें कन्वर्जन्स करने हैं, हमें नेट चाहिए, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, तो सीधी सी बात है, मैं क्या कर दूंगी, डेप्रीशिएशन को माइनस कर दूंगी। अब मैं फॉर्मूलाज नहीं दिखाऊंगी, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। हमें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हम क्या प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि एनएफआई है। प्रोडक्ट सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से देखो क्या निकाल रहे हैं, एनएनपी एट एफसी हम निकाल रहे हैं। क्या गिवन था, जीडीपी एट एमपी, कितना गिवन था हमारे पास में, 2000 माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना है 20, एज इट इज लिख दिया। फिर प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको सिखाया था अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नीचे करना वर्किंग नोट्स में, मेरे पास में स्पेस नहीं है, कैसे निकालोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। तो ध्यान से देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा गिवन है, कितना गिवन है, 100 है, कितना है, 100 है, उसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा, कितना है 120, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 20, कितना आएगा माइनस का 20। तो हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, अब हमें क्या प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस का साइन ही लगाओ, बट माइनस का आया है तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 20। उसके बाद में माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, क्या फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नहीं गिवन है, बट मैंने बोला था कई बार इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर जीएसटी लिखा हुआ आ सकता है, कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ही है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं हमारे पास में, 80, उसमें से ये रही हमारी सब्सिडी, कितनी थी सब्सिडी 50, माइनस कर दिया, ये कितना आ गया हमारे पास में 30। ये सारी चीजें नीचे आपको वर्किंग नोट के अंदर करनी है, कितना आया 30, तो इस 30 को माइनस कर दो, समझ में आ रही है चीजें। तो एनएनपी एट एफसी कितना आ गया हमारे पास में, 2000 माइनस का 20, ब्रैकेट खोलो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आगे माइनस का 30, तो 2000, ये तीनों माइनस के हैं, माइनस 20 माइनस 20 माइनस 30, तीनों सेम साइन वाले प्लस हो जाएंगे, 30 और 20 50, 50 और 20 70, तीनों सेम साइन वाले प्लस हो गए, बट साइन माइनस का ही आएगा 70। तो ये आ गया हमारे पास में 1, ये 3 रहा, ये 9 रहा, 1930, कितना आया हमारे पास में 1930। क्लियर है पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एमपी, क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी, तो इसे हम यहां पर रखेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास में एनडीपी एट एफसी गिवन है, एनडीपी एट एफसी हमारे पास में गिवन है। कन्वर्जन करें, ग्रॉस निकालना है, नेट हमारे पास में गिवन है पहला, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन। पहले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था ना, नहीं पहले वाले में माइनस हुआ था, यहाँ पर ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है तो डेप्रीशिएशन को प्लस करेंगे। उसके बाद में नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो क्या प्लस करेंगे, अगेन प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, ये कन्वर्जन याद होने चाहिए। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निकाले तो GNP एट MP हमें फाइंड आउट करना है। NDP एट FC क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5000। कितना गिवन है, 5000। सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्लस करना है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कितना है 50 है, प्लस कर दिया। उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दे रखा है और एक दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑब्वियसली बात है, अगर नेट गिवन है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर कर दो। क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट गिवन है तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या करेंगे, नेट हमें डायरेक्टली गिवन है तो ऊपर वाले को इग्नोर कर दो। बट ध्यान से देखो, यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो हम इसे फ्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, सिंपली इसका साइन चेंज करना है। जैसे ही आप इसका साइन बदलोगे, ये जो टू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज एग्जाम में याद रखनी है, क्वेश्चन अगर ट्रिकी आएगा तो इस तरह से पूछा जा सकता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है बट फ्रॉम की जगह पर टू लिखा है तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, ये अपने आप फ्रॉम बन जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। हमने भी प्लस का साइन लगाया बट ये माइनस के अंदर है तो ब्रैकेट में 200 लिख दो, माइनस का 200। क्लियर है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है 80, तो 50 माइनस 80, माइनस का 30 आएगा क्योंकि जो बड़ा वाला होता है उसका साइन लगता है, तो ये आया माइनस का 30, होगा प्लस ही बट ब्रैकेट के अंदर माइनस का 30। समझ में आ गया। GNP एट MP इज इक्वल टू 5000 प्लस 50 प्लस माइनस, माइनस का 200 प्लस माइनस, माइनस का 300, सॉरी माइनस का 30। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 5050, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए तो ये हो गया माइनस का 230। कितना हो गया, माइनस का 230। माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन माइनस का ही आएगा। 0 में से 0 गया, 0 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, ये 8 आएगा और ये 4 आएगा। ये आ रहा है 4820। कितना आ रहा है, 4820। और आगे बच्चों, हाँ मैं ये काम नहीं कर रही, आगे करोड़ भी लगाना, जो यूनिट गिवन है वो भी लगाना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी करोड़ थी ना, तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगानी है। और अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, गलती हो सकती है। आगे एक क्वेश्चन और, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो शायद आपके मैंने किसी सैंपल पेपर में भी देखा था, इसलिए मैंने सोचा डाल देती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास में गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू के बाद वाला फाइंड आउट करना है ना। तो हम तो हमारा वाला तरीका करेंगे, हमें जो फाइंड आउट करना है उसे हम पहले लिखेंगे। ये कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट के लिए N लिखा, डोमेस्टिक के लिए D लिखा, प्रोडक्ट के लिए P आएगा एट मार्केट प्राइस। ये हमें निकालना है और ये हमारे पास में गिवन है, कितना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पूछ रहा है ये कैसे निकाले। अब सोचो भाई, नेट नेट तो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट प्राइस भी सेम है, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर डोमेस्टिक है, यहाँ पर नेशनल है। जब डोमेस्टिक निकालना होता है, नेशनल गिवन होता है, तो हम क्या माइनस करते हैं, हम माइनस करते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सिंपल सा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर हमारे पास में दे रखा है तो इसमें से क्या माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ में आ गया। जो निकालना था उसे पहले लिखा, जो गिवन था उसे बाद में लिखा और उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दी, तो हमें खुद ही समझ में आ गया हमें क्या माइनस करना पड़ रहा है, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में, नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। इसे भी ध्यान से समझना। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की प्राइसेस के अकॉर्डिंग, करंट ईयर की प्राइसेस के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना। मैं कहती हूँ, मैंने 2022 की मैं बात करती हूँ, 2022 के अंदर वीट का प्रोडक्शन हुआ था, सपोज 200 टन्स, वीट का प्रोडक्शन हुआ था 200 टन्स। ये क्या थी, वीट की क्वांटिटी थी। 2022 के अंदर वीट का प्रोडक्शन हुआ 200 टन्स और मैं कहती हूँ 2022 के अंदर ही पर टन की प्राइस कितनी थी, पर टन की प्राइस थी 10 रुपए।
तो भाई अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मेरा जीडीपी पता चल जाएगा। 200 टन प्रोडक्शन हुआ, पर टन की प्राइस 10 रुपए थी, तो 200 इंटू 10, ये 2000 क्या है मेरा, ये है मेरा नॉमिनल जीडीपी। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर की प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही, करंट ईयर की ही क्वांटिटी ली, करंट ईयर की ही मैंने प्राइस ली, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जब हम करंट ईयर की प्राइसेस पर जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं दैट इज नॉमिनल जीडीपी। याद रहेगा क्या करा मैंने, क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितनी थी 200 क्वांटिटी थी, और करंट ईयर की प्राइस भी कितनी थी 2022 की 10 रुपीज, तो ये कितना आया था 2000। ये क्या है मेरा नॉमिनल जीडीपी है। क्या है नॉमिनल जीडीपी, इसी को प्यार से बोला जाता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। क्या कहते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। वहीं एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। आप क्वांटिटी तो करंट ईयर की ले रहे हो, क्वांटिटी आपने कितनी ली 200 ली, बट आप करंट ईयर की प्राइस नहीं ले रहे। हम बोलते हैं हमने एक बेस ईयर डिसाइड कर रखा है, फॉर एग्जांपल 2011 हमने एक बेस ईयर डिसाइड कर रखा है। 2011 के अंदर इसी वीट की प्राइस कितनी थी, इसी वीट की प्राइस थी 3 रुपए। कितनी प्राइस थी 3 रुपए, 3 रुपए पर टन। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है 200, इसको करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई ना करके जो बेस ईयर है हमारा 2011 या जो भी बेस ईयर क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब प्राइस कितनी थी 3 रुपए, तो ये कितना आया 600। इसे बोला जाता है रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। क्या समझे, नॉमिनल जीडीपी के अंदर हम करंट ईयर के जीडीपी को करंट ईयर की प्राइस से ही मल्टीप्लाई करते हैं Q इंटू P, बट रियल जीडीपी के अंदर जिसे हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं, करंट ईयर के क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस ईयर की प्राइस से। क्वांटिटी तो वही 200 ली है, यहाँ पर भी 200 ली थी, बट यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा है बेस ईयर की प्राइसेस से, और ये बेस ईयर की प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। तो सिर्फ याद रखना नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसका भी क्वांटिटी इनटू प्राइस है। यहाँ पर प्राइस के ऊपर छोटा सा स्टार लग रहा है, स्टार का मतलब है कि ये करंट ईयर की प्राइस नहीं है, ये बेस ईयर की प्राइस है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ पर हमें ईयर दे रखा है, कमोडिटी वीट है, ये दोनों सालों की क्वांटिटी दे रखी है कि इस साल इतना प्रोडक्शन हुआ था, इस साल इतना प्रोडक्शन हुआ, ये इस साल की प्राइस है, ये इस साल की प्राइस है। हमें एक तो नॉमिनल जीडीपी निकालना है यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस, एक रियल जीडीपी निकालना है यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, वो भी कौन से साल का 2021 का। तो 2021 का सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं हम। नॉमिनल जीडीपी कौन से साल का निकालना है हमें, 2021 से 22 ईयर का निकालना है। तो इस साल हमारी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही फॉर्मूला है ना, क्वांटिटी कितनी थी 70 इंटू प्राइस कितनी थी 120 पर टन, तो 7 2 14, 7 7 8, ये कितना आया हमारे पास में 8400। ये कितना आया 8400 हमारा नॉमिनल जीडीपी। बट अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे, अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे कौन से साल का, उसी साल का निकालना है 2021-22 का। फॉर्मूला वही है, क्वांटिटी इनटू प्राइस के ऊपर छोटा सा स्टार है क्योंकि बेस ईयर की प्राइस लेनी है। तो क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, क्वांटिटी तो वही 70 है, बट यहाँ पर लिखा है बेस ईयर हमारा 2018-19 है। ये 2018-19 हमारा बेस ईयर है, तो प्राइस बेस ईयर की ली जाएगी। बेस ईयर की प्राइस कितनी है 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7000 हमारा क्या है रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। समझ में आ गया। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे आता है हमारे पास में रियल जीडीपी का फॉर्मूला। मान लो क्वेश्चन के अंदर नॉमिनल जीडीपी गिवन है, आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। कई बार इस प्राइस इंडेक्स की जगह पर लिखा हुआ होता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या लिखा हुआ होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, बात एक ही है, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग होती है बट दोनों का फॉर्मूला सेम है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। याद रहेगा, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। एक याद कर लो, नॉमिनल जीडीपी निकालना है आपको, ये चीज निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में कौन सा आ गया 100। तो याद रहेगा रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। और अगर मान लो आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, इसी प्राइस इंडेक्स को कई बार जीडीपी डिफ्लेटर भी बोला जाता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100।
तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला था नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। चाहे क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स पूछे चाहे जीडीपी डिफ्लेटर पूछे, दोनों कैसे निकालोगे? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और रियल जीडीपी को बोला जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब अच्छा देखो, यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला तो सेम है प्राइस इंडेक्स का और जीडीपी डिफ्लेटर का, बट दोनों में अंतर क्या है समझा देती हूँ। जब चीजों की प्राइसेस में चेंज आता है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि एक कंट्री के अंदर ओवरऑल जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी प्राइस में कितना चेंज आया। जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स हैं उनकी प्राइस में कितना चेंज आया, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। और प्राइस इंडेक्स हमें बताता है एक पर्टिकुलर जो गुड्स हैं उनकी प्राइस में कितना चेंज आया। ये सारे गुड्स की बात करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में जो चेंज आया दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। वहीं कुछ पर्टिकुलर गुड्स, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के गुड्स, सिर्फ कपड़ों की बात हो रही है या फिर सिर्फ ग्रोसरी की बात हो रही है, कुछ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में जो चेंज आया वो हमें कौन बताता है? प्राइस इंडेक्स। बट फॉर्मूला दोनों का सेम है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें सेम ही है। तो ये फॉर्मूला साथ साथ में याद कर लो ताकि इनके भी क्वेश्चंस कर लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? इफ रियल जीडीपी इज 200, क्वेश्चन नंबर 5 है। रियल जीडीपी हमें दे रखा है कितना है? 200 है। तो रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना है हमारे पास में? 200 है। और प्राइस इंडेक्स हमें कितना दे रखा है? 110। प्राइस इंडेक्स इज 110। प्राइस इंडेक्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है? 110। हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, पीछे हमने पढ़ा है नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? जो भी हमारा रियल जीडीपी है, जो भी हमारा रियल जीडीपी है अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। क्या है? रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट कर दो। रियल जीडीपी कितना है? 200 है, अपॉन प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 आ ही गया, इनटू प्राइस इंडेक्स कितना है हमारे पास में? 110 है। इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये कितना आ गया हमारे पास में? 220। कितना आया हमारे पास में? 220। एक बार आगे देख लेते हैं, स्पेस है क्या? हाँ है। समझ में आ गया। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास में गिवन है? 6th क्वेश्चन में हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी गिवन है और प्राइस इंडेक्स भी गिवन है। रियल जीडीपी हमसे पूछा है, तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? रियल जीडीपी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी गिवन है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। फॉर्मूलाज याद रखने हैं बच्चों। तो नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में कितना गिवन है? नॉमिनल जीडीपी है 1200 अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना गिवन है? प्राइस इंडेक्स है 120। इजी पीजी क्वेश्चन है एकदम। इनटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, 12 1 12, 10 इनटू 100, ये आ गया हमारे पास में 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रियल जीडीपी भी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है, हमसे प्राइस इंडेक्स पूछा है। प्राइस इंडेक्स पूछे चाहे क्वेश्चन हमसे जीडीपी डिफ्लेटर पूछे, फॉर्मूला एकदम सेम ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ओवरऑल गुड्स और सर्विसेज की प्राइस के चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, ये पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की प्राइस के चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों गिवन है, हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नॉमिनल जीडीपी है 650 अपॉन रियल जीडीपी कितना गिवन है? रियल जीडीपी है 520 इनटू 100। मैं एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देती हूँ। 650 इनटू 100, 650 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 520, तो ये आता है हमारे पास में 125। कितना आता है? 125। तो समझ में आ गया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। सपोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स वाज इतना इन इतना साल। जीडीपी दे रखा है हमें नेशन एक्स का, कि नेशन एक्स का जीडीपी इतना था इस साल के अंदर, whereas the GDP ऑफ नेशन Y इन द सेम ईयर वाज दिस। अच्छा, दो नेशंस दे रखे, एक है नेशन X, एक कंट्री है Y, और दोनों का हमें जीडीपी दे रखा है 2018-19 का भी और 2019-20 का भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम नेशन लिख देते हैं। हम सबसे पहले नेशन लिखते हैं। नेशन कौन सा है? एक तो हमारे पास में X कंट्री है, एक हमारे पास में Y कंट्री है। अब हमें 2018-19 का डेटा दे रखा है, ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ। सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स वाज ₹2000 करोड़ इन 2018-19
एक्स का जीडीपी दे रखा है हमें 2018-19 का, 2018-19 का कितना है 2000 है, ठीक है। वेयर एज द जीडीपी ऑफ नेशन वाई, वाई का भी जीडीपी दे रखा है हमें कितना है 1,20,000, कितना है 1,20,000, दोनों का हमें जीडीपी दे रखा है 2018-19 का। आगे इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000, अच्छा आगे 2019-20 का डेटा दे रखा है, कहता है एक्स नेशन का जो जीडीपी है वो कितना हो जाता है 4,000 हो जाता है, पहले 2,000 था, अब राइज होके कितना हो गया 4,000। और सेम ऐसे ही जीडीपी ऑफ नेशन वाई भी इंक्रीज होके कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 लाख, कितना हो जाता है 2 लाख। हमसे क्या पूछा है, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई। अच्छा हमें बताना है इनके जीडीपी में कितना चेंज आया, रेट निकालनी है, रेट का मतलब होता है बच्चों परसेंटेज, इनके जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया है 2018-19 के डेटा को आपको बेस यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये मैथ्स का एक क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि कितना परसेंट चेंज आया है। तो सबसे पहले मुझे बताओ चेंज कितना आया है, चेंज कितना आया है, ये 2000 था 4000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 2000 और इंक्रीज हुआ, ये पहले 1,20,000 था अब 2 लाख हो चुका है, कितना इंक्रीज हो गया 80,000 इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हुआ। तो जीडीपी परसेंटेज चेंज, क्या जीडीपी ग्रोथ भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज चेंज। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो चेंज आया उसे हमेशा ऊपर रखना, जो चेंज आया उसे हमेशा ऊपर रखना, नीचे क्या लिखोगे हमेशा बेस ईयर, बेस ईयर कितना दे रखा है हमें, बेस ईयर दे रखा है 2018-19, कितना था 2000 ही था, उसे नीचे रखा, इनटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना आएगा 100%, कितना आएगा 100%। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी चेंज कितना आया, चेंज आया हमारे पास में 80,000, बेस कितना बताया 2018-19, अगर नहीं भी बताना तो अगर ये गिवन भी नहीं होता ना कि 2018-19 आपको बेस लेना है, तो भी हम हमेशा प्रीवियस वाले को ही बेस लेते हैं, पहले वाले को ही बेस लेते हैं। तो ये कितना था 1,20,000 इंटू 100, काट दो 4 जीरो से, 4 जीरो कैंसिल हो गई और ये कितना बचा हमारे पास में 8/12 इंटू 100, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया हमारे पास में 200 और ये कितना है 3, दोनों को डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, 2 बचा और आगे हमने 0 लगाया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो ये चलता जाएगा इस तरह से। तो इसे हम लिखेंगे 66.67, राउंड ऑफ करके 66.67। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मैक्रो का क्वेश्चन नहीं था, मैथ्स का क्वेश्चन था कि आपको दो नेशंस का 18-19 का डेटा दे रखा था, 19-20 का जीडीपी दे रखा था, पूछ रहा था कि जीडीपी में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो सबसे पहले आपने चेंज निकाला, 4000 में से 2000 माइनस करा 2000 का चेंज, 2 लाख में से 1,20,000 को माइनस करा 80,000 का चेंज। अब चेंज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ कि जो भी आपका चेंज आया उसे ऊपर रखो, जैसे चेंज 2000 था ऊपर रखा, 80,000 था ऊपर रखा, नीचे हमेशा आप बेस ईयर का डाटा लिखोगे, बेस ईयर का गिवन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का डाटा लिखोगे, इनटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा, जैसे हम लोग मैथ्स में बचपन में निकालते थे। तो ये क्वेश्चन आपका एक टीआर जैन बुक के अंदर गिवन था, एक बच्चे ने मुझसे इंस्टा पे पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड करा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी अगेन इंस्टा वाले किसी बच्चे के डिमांड पर है और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं आता होगा तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी कैलकुलेट एंड कंपेयर रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ और थोड़ी ना बोला था, बस पीछे वाले में तो हमें कंपेयर करने को बोला था, तो कंपेयर कर देना कि भाई जो हमारा एक्स नेशन है उसके जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी है, 100% ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है वो डबल हो गया एज कंपेयर टू वाई। वाई वाला किस रेट से ग्रो कर रहा है 66.67% से, जबकि एक्स वाला 100% रेट से ग्रो कर रहा है, तो ये नेशन ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना। ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 2 साल दे रखे हैं 15-16 और 16-17, और ये इमेजिनरी इकोनॉमी है कोई, आपको इन दोनों का रियल जीडीपी निकालना है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है दोनों सालों का, और फिर उसे कंपेयर भी करना है कि कौन सा अच्छा है कौन सा कम अच्छा है। तो निकालते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है, यानी कि प्राइस इंडेक्स आपके पास में गिवन है, मैंने बताया था ना जीडीपी डिफ्लेटर, कोई प्राइस इंडेक्स भी बोलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। नॉमिनल जीडीपी की रेट दे रखी है, नॉमिनल जीडीपी नहीं दे रखा, आपको निकालना रियल जीडीपी है,
क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको प्राइस इंडेक्स दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है, आपको नॉमिनल जीडीपी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये नॉमिनल जीडीपी की रेट है, परसेंटेज है। नॉमिनल जीडीपी तो रुपीज में गिवन होना चाहिए, आपको तो परसेंटेज दे रखी है, तो आपको सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट बेस ईयर, एक बेस ईयर का जीडीपी मान लो, लेट बेस ईयर जीडीपी बी 10,000 रुपीज, 10,000 मतलब समझाती हूँ। देखो जब आप 2016-17 का काम करोगे तो आप उससे पहले वाले को बेस ईयर ले सकते हो। 2016-17 से पहला वाला कौन सा है, 2015-16 है, इसके डेटा को आप बेस मान सकते हो। बट 2015-16 का काम करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी 8.4% से इंक्रीज हुआ है, तो ये किसके बेसिस पर है, तो कुछ तो बेस ईयर होना चाहिए ना। ये परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करोगे, नॉमिनल जीडीपी तो दे नहीं रखा, सिर्फ बताया है कि नॉमिनल जीडीपी 8.4% से बड़ा है। नॉमिनल जीडीपी हमें यही बताता है ना कि नई प्राइस क्या है, ये इतना परसेंटेज से बड़ा है, बट किस पर बड़ा है, कोई बेस तो होना चाहिए, कुछ एक्स तो होना चाहिए, तो हम एक्स की बजाय 10,000 बेस ले लेते हैं। तो बेस ईयर जीडीपी कितना है, 10,000 है। अब ये कितना इंक्रीज हुआ, 8.4%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमने बेस लिया, बेस का 8.4% निकाल दो, कितना निकालो 8.4%। परसेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी चीज ले रहे हो वो यहाँ पर रखो, इंटू 8.4 अपॉन 100 कर दो। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। सपोज आपको 200 का 10% निकालना है, 200 का 10%, तो ऐसे निकालोगे ना 10%, 10 अपॉन 100, तो इस तरह से परसेंटेज निकालनी है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, ये आएगा हमारे पास में कितना, 840। कितना आया हमारे पास में, 840। तो अब हम हमारा नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2015-16, 2015-16 का नॉमिनल जीडीपी मैं निकाल रही हूँ, अभी मैं इस डाटा पे काम कर रही हूँ। तो हमने बेस इतना माना था, इतना परसेंट से हमारा ये इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन था, तो हमने बेस कितना माना था 10,000, इंक्रीज कितना हुआ 840, तो ये आ गया 10,840। ये क्या आया 10,840, ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी। क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी गिवन नहीं था, नॉमिनल जीडीपी की रेट गिवन थी, तो हमने पहले कुछ ना कुछ बेस माना, 10,000 को बेस माना क्योंकि डाटा हमारा पॉइंट्स में गिवन था। नहीं तो मैं 10 भी बेस मान सकती थी, 100 भी मान सकती थी, 1 लाख भी मान सकती हूँ, आपको जो मानना है मानो, आंसर सेम ही आएगा। अब उसका 8.4% निकाल के हमने उसमें प्लस कर दिया कि तो ये आ गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। अब क्वेश्चन के अंदर नॉमिनल जीडीपी आ गया, जीडीपी डिफ्लेटर भी दे रखा है। क्या दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये कितना है 140 हमारे पास में गिवन है। 2015-16 का हम काम कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, रियल जीडीपी। अब निकाल दो आराम से, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी कितना आया 10,840, ये नॉमिनल जीडीपी ही निकाला है, बेस का 8.4% निकाल के बस प्लस कर दिया, अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 140 इंटू 100 कर दो, तो रियल जीडीपी मिल जाएगा। तो 10,840 को मल्टीप्लाई करा 100 से और उसे डिवाइड करा हमने 140 से, तो ये आ रहा है 7742 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, तो हम इसे लिखेंगे 7743 अप्रॉक्स। कितना आया 7743, तो ये रियल जीडीपी आ गया हमारा इस साल का। ये निकालना था हमें, ये हमारा आ गया। अब हम अगली साल के लिए भी सेम काम करेंगे। अगली साल में भी हमें नॉमिनल जीडीपी गिवन नहीं है, नॉमिनल जीडीपी की रेट गिवन है, बट हाँ यहाँ पर हम बेस ईयर किसको लेंगे, यहाँ पर हम बेस इसे लेंगे। भाई इस साल के लिए तो इससे पहले वाला साल बेस हो गया ना, इससे पहले कुछ गिवन नहीं था इसलिए मैंने 10,000 बेस लिया था, बट यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी नॉमिनल जीडीपी गिवन है 2015-16 का, जो अभी हमने कैलकुलेट करा था। तो ये हमारा बेस है 10,840, इसका 9% निकाल के हम प्लस करेंगे। जैसे पहले 10,000 का 8.4% निकाल के प्लस करा था, वैसे ही अब इसका हम 9% निकाल के प्लस करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी कौन सा साल है, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2016-17, 2016 और 17 का नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं। किस पर कैलकुलेट करेंगे, 10,840 का कितना परसेंट निकालना है हमें, 9% निकालना है। तो 9% निकाल देते हैं, परसेंट ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। तो ये कितना है 10,840 का 9% हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ रहा है हमारे पास में 975.6 आ रहा है, तो इसको हम 976 लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, 10,840 का हमने निकाला 9%,
तो ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, पहले भी हम लोगों ने परसेंटेज निकाला था फिर प्लस करा था, तो हम 9% को प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा जो हमारे पास में परसेंटेज में गिवन था। जिस पर निकाला है ना उसी में प्लस करते हैं, पहले 10,000 पर निकाला था ना तो 10,000 में ही प्लस करा था इस 840 को। अब किस पर कैलकुलेट करा है, 10,840 में, तो 10,840 प्लस 976, हम पॉइंट्स में नहीं ले रहे हैं, हमें इजी रखना है। तो कितना हो गया ये 10,840 प्लस 976, ये हमारे पास में आ रहा है 11,816। कितना आ रहा है हमारे पास में 11,816। अब हम इस साल का भी रियल जीडीपी निकालेंगे क्योंकि वही तो हमारा मेन क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रख दिया अपॉन इस साल का हमारा प्राइस इंडेक्स कितना है, जीडीपी डिफ्लेटर 125 इंटू 100, वही फॉर्मूला लगाया है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो कितना आएगा 11,816 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये हमारे पास में आ रहा है 9,452.8, तो 9,453 ये आ गया हमारा इस साल का रियल जीडीपी। समझ में आ गया, दोनों साल का रियल जीडीपी हमने निकाला, पहले दोनों सालों के लिए हमने नॉमिनल जीडीपी निकाला, पिछले साल में कुछ भी गिवन नहीं था तो बेस ईयर का जीडीपी हमने इतना माना, उसका 8.4% निकाल के प्लस कर दिया तो नॉमिनल जीडीपी आ गया, फिर उसके हिसाब से रियल जीडीपी निकाला, और नए साल के लिए हमें पिछले साल का नॉमिनल जीडीपी पता था, उसका 9% निकाल के प्लस करा और फिर हम लोगों ने रियल जीडीपी निकाला। अब क्वेश्चन कहता है कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर कर लो, हमारा 2015-16 का रियल जीडीपी ये था और 2016-17 का रियल जीडीपी ये है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, तो रियल जीडीपी ऑफ 2016-17 is more than real GDP of 2015-16 is more than real GDP of 2015-16। अच्छा, ये भी पूछता है कितना ज्यादा है, कितना चेंज आया है, तो इस साल का कितना है 9,453 और पिछली साल वाला कितना आया था 7,743, दोनों को माइनस भी कर दो, कितना चेंज आया है, तो 9,453 माइनस 7,743, तो ये आ रहा है 1,710। और ये परसेंटेज चेंज भी पूछता है, तो परसेंटेज मैंने पीछे फॉर्मूला सिखाया है आपको, जो भी चेंज है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं, बेस ईयर का नीचे रखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, तो चेंज कितना आया 1,710। अब यहाँ पर तो पता ही नहीं है बेस ईयर किसे लेंगे, इसे लेंगे या फिर पहले वाले को लेंगे, इसकी बात मत करना, ये तो हमने अज्यूम करा था, तो हम इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जिन भी दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं उसमें जो पहले वाला होता है ना उसे बेस लेते हैं हमेशा, मैंने पीछे भी बताया था, अगर गिवन नहीं है तो हम इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले वाला कौन सा है 7,743, उसे हम बेस लेते हैं, 7,743 इंटू 100 कर दो तो पता चल जाएगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 1,710 इंटू 100। आज क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये आ रहा है हमारे पास में 22.08%। कितना आ रहा है 22.08%। तो ये हम लोगों ने एक एडवांस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसी के साथ में हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के क्वेश्चंस तो खत्म होते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की। करें तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स है। एक मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। एक मेथड का नाम है इनकम मेथड और थर्ड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड है, कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, सेकंड है इनकम मेथड, थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ध्यान से समझना, वैल्यू एडेड मेथड जब भी आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा इस मेथड से? इस मेथड से आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। ये फिक्स होता है कि किस मेथड से आपको क्या मिलेगा। अगर आप वैल्यू एडेड मेथड लगाते हो, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा कि ये क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व होगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे समझ में आएगा। इस मेथड से हमेशा आपको क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कैसे मिलेगा ध्यान से देखो। इस मेथड से हमें क्या मिलता है? वैल्यू एडेड। क्या मिलता है? वैल्यू एडेड। और इसी वैल्यू एडेड को हम प्यार से बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, यही हमें मिलता है। इसी वैल्यू एडेड का एक नाम और है, इसे बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोला जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। शॉर्ट में लिख देते हैं GVA।
एट एमपी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिखना ही है, बस आपको ध्यान रखना है इस मेथड से हमें मिलेगा वैल्यू एडेड, जिसे हम जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर एक फर्म ने जितने भी गुड्स बनाए हैं, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक फर्म ने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, वो क्या है? उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जितना भी रॉ मटेरियल खरीदा था, जितनी भी और चीजें लगी, एक सोफा बनाने के लिए जो लकड़ी खरीदा, फेविकॉल खरीदा, वो सारी चीजें क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोनों क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। सपोज मैं कहती हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है 1000 और क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, वो क्वेश्चन में दे रखा है 700। दोनों को माइनस कर दो, ये 300 क्या आ गया? हमारा वैल्यू एडेड आ गया जीडीपी एट एमपी। इस मेथड से यही निकलता है। फिर कन्वर्जन करना आपको आता ही है। आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा है एनएनपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, आप आराम से निकाल सकते हो कन्वर्ट करके, मैंने सिखा रखा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा, चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, बट अगर चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये निकालने का भी फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन स्टॉक की जो डेल्टा साइन होता है ना, ये है चेंज का साइन। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमें पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक। दोबारा बताती हूँ, इस मेथड से वैल्यू एडेड निकलता है। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो डायरेक्टली उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक दे रखा है एज इट इज प्लस कर देना सेल्स में, बट अगर चेंज इन स्टॉक भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो चेंज इन स्टॉक भी आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गया? अब काम की बातें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या नाम है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो कभी भी अगर ये नाम लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। क्या नाम है इसका? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। क्या नाम है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब दूसरी बात, जो सेल्स है वो हर तरह की होती है। जो सेल्स है, यहाँ पर मैंने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपकी डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकती हैं, कि आपने अपनी ही कंट्री के अंदर सामान बेचा, या फिर सेल्स एक्सपोर्ट भी हो सकती है कि आपने दूसरे देशों को सामान बेचा। तो अगर डायरेक्टली सेल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब उसमें डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड है, क्योंकि सेल्स का मतलब क्या है? चाहे आपने अपनी कंट्री में बेचा चाहे दूसरी कंट्री में बेचा। अगर सेल्स डायरेक्टली गिवन है और मान लो डोमेस्टिक सेल्स भी गिवन है, बट अगर सेल्स गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स को इग्नोर कर लेना, क्योंकि सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। सेल्स भी गिवन है, एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो एक्सपोर्ट को इग्नोर कर देना, क्योंकि सेल्स के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट अगर सेल्स नहीं दे रखी तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस करना, तब जाके आपको अपनी सेल्स पता चलेंगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स भी आएंगे और सेल्स के अंदर आपके एक्सपोर्ट भी आएंगे। अगर सेल्स नहीं दे रखा तो दोनों को प्लस कर देना, आपको सेल्स मिल जाएंगी। और अगर सेल्स भी दे रखी है और इन दोनों में से भी कोई सा दे रखा है तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि सेल्स के अंदर ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी जरूरी ही नहीं है कि सिर्फ हम हमारी ही कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदें, हम दूसरे देशों से भी रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे देशों से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री भी हो सकता है कि खुद की कंट्री से ही परचेज करे हैं। परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री, याद रहेगा। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलेगा? जीडीपी एट एमपी, जिसे जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स भी आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएगा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री भी आएगा और इंपोर्ट भी आएगा। उसके बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में निकालना है। तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं।
हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड पीछे मैंने बताया इसी मेथड से हमें क्या निकलता है, वैल्यू एडेड, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, चाहे लिखा हुआ है या नहीं है, आगे मार्केट प्राइस ही होगा। क्या निकाल रहे हैं हम, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। ये याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड से फिक्स है, हमेशा क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी ही निकलेगा, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। ये फिक्स है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, जीवीए एट एमपी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स बाय फर्म ए, हम फर्म ए का ही निकाल रहे हैं, टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये सेल्स दे रखी है फर्म ए की, जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सेल्स कराए, यानी कि डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 10 लाख है। डोमेस्टिक सेल्स कितनी है, 10 लाख है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करा है क्या, कुछ देख लो, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करा। तो सेल्स सिर्फ हमें कौन सी दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है। ये सेल्स हो गई। आगे सेल्स के साथ में मैंने बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान से देखो, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है क्या, गिवन है एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज बताती हूँ, पीछे मैंने बताया था चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। बट यहां पर उल्टा लिखा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, होना क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मैंने क्या बताया, कोई भी चीज अगर उल्टी सीधी आ जाए तो उसका साइन बदल दो, वो चेंज हो जाती है। तो ये बन गया हमारा साइन चेंज करते ही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने क्या करा, सेल्स ली, और सेल्स में हम लोगों ने प्लस करा हमारा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है हमारे पास में, माइनस का 1 लाख। कितना है, माइनस का 1 लाख, क्योंकि ये होना चाहिए था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास में गिवन है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया, सही है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमें क्या दे रखा है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स। अच्छा, फैक्टर इनपुट्स अगर कभी भी खरीदते हैं तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि फैक्टर इनपुट्स में क्या आते हैं बच्चों, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यही होते हैं ना हमारे फैक्टर इनपुट्स, अगर पढ़ा हो आपने नेशनल इनकम थ्योरी के अंदर। तो ये जो है इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं बोला जाता, तो फैक्टर इनपुट्स को इग्नोर कर देना। यहां पर दे रखा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, याद रखना नॉन फैक्टर इनपुट्स को ही हम बोलते हैं हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पीछे मैं लिख देती हूँ, जिस तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एक नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ना, सेम इसी तरह से हम इसे एक नाम और देते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। क्या बोलते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो फैक्टर इनपुट्स को हम इग्नोर कर देंगे, और नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसे हम माइनस करेंगे, कितना है, 2 लाख। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है ना हमारा, कि हमने दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा है, परचेज करा है, बट इसे हम इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए। यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा कि हम ये मान ले कि ये डोमेस्टिक परचेजेस है, तो डोमेस्टिक परचेजेस में हम हमारा जो इंपोर्ट है उसे भी प्लस करें। तो अगर यहाँ पर डोमेस्टिक नहीं लिखा तो हम ये मानेंगे ये हमारी टोटल परचेजेस है, इस टोटल परचेजेस में इंपोर्ट हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आया, अगर यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड ऐड होता तो ये हमारी डोमेस्टिक परचेजेस होती, इसमें हम इंपोर्ट भी प्लस करते। यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे ये हमारे टोटल परचेजेस है, टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इसलिए हम इंपोर्ट को इग्नोर करेंगे। तो ये कितना हुआ, 10 लाख में से 1 लाख तो यहीं पर माइनस कर दो, ये है हमारा 9 लाख, कितना है, 9 लाख। 9 लाख में से ये 2 लाख गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये 7 लाख क्या आ गया हमारे पास में, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस
7 लाख। कितना आया? रुपीज 7 लाख। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस करा, चेंज इन स्टॉक उल्टा दे रखा था तो साइन चेंज कर दिया, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम है नॉन फैक्टर इनपुट्स। इसके 3 नाम हो गए, एक है नॉन फैक्टर इनपुट्स, एक है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और एक है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट सेल्स। उल्टा अब यहाँ पर आपको सेल्स निकालनी है, और अगर हम इंफॉर्मेशन देखें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास में क्या निकलता है? वैल्यू एडेड। ये फर्स्ट वाले मेथड वाली इंफॉर्मेशन है, जिससे मैंने बताया हमें क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी निकलता है, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? GVA एट एमपी भी बोलते हैं। यही बताया फर्स्ट मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोला जाता है। बट वो कैसे निकाले जब क्वेश्चन के अंदर सेल्स ही हमसे पूछी है? तो ध्यान से देखो यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखना, हमें किसकी जरूरत है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। वैल्यू एडेड वर्ड लिखा हुआ है ना, तो हम भी वैल्यू एडेड वाला ही लेकर चलेंगे। हमारे पास में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में रखा, बट हमें किसकी जरूरत है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की हमें जरूरत है। तो हमें सबसे पहले कन्वर्जन करके, जो भी कुछ गिवन है कन्वर्जन करके हमें GVA एट एमपी निकालना पड़ेगा, जो हमारे फॉर्मूला के अंदर है। फिर हमारे पास में जब GVA एट एमपी आ जाएगा तब हम आसानी से सेल्स निकाल सकते हैं। कैसे? GVA एट एमपी हमें निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, कन्वर्जन कर लो। ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, सबसे पहले क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। वैल्यू एडेड, वैल्यू सेम है, एडेड हमारे पास में सेम है। मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है। मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना था? 300 प्लस डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 30 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दे रखा है हमें? 20 माइनस सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 0 मान लो, तो ये कितना आएगा? 20 ही आएगा। ये 20 प्लस कर दिया तो GVA एट MP हमारे पास में आ गया 300 और 30 और 20 हो गया 350। समझ में आया? अब हमें सेल्स निकालनी है। ध्यान से देखो, GVA एट MP वैल्यू एडेड मेथड से यही निकलता है, जिसे हम GDP एट MP भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस बार आंसर पता है हमें, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था। GVA एट MP खुद हमें दे ही रखा है, पता है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज लिख लो, हमारे पास में गिवन नहीं है। वैल्यू ऑफ आउटपुट एज इट इज लिख लो, हमारे पास में गिवन नहीं है। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है 200, तो 350 और इस 200 को इधर ले आओ, ये प्लस का 200 हो जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास में 350 और 200 550। ये 550 क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है, बट हमें तो सेल्स चाहिए। अब याद करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट खुद हम ले आए, क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, आंसर से हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इक्वल्स टू सेल्स हमें निकालनी है, प्लस चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, प्लस माइनस का 50 गिवन है, तो 550 इक्वल्स टू सेल्स प्लस माइनस का 50, तो सेल्स कितनी आ जाएगी हमारी? 550 प्लस 50, ये इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे करूँ, मेरे पास में स्पेस नहीं है बच्चों। 550 माइनस वाला इधर आके प्लस 50 हो गया, इक्वल्स टू सेल्स कितनी आ गई हमारे पास में? 600। कितनी सेल्स आ गई? 600 रुपीज, 600 लाख। आपको ये गलती नहीं करनी, हर जगह रुपीज का साइन लगाना है और यूनिट लिखनी है। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराती हूँ इस मेथड का, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। बट हमारे मेथड से हमारे पास में क्या निकलता है? याद करो, हमारे मेथड से तो हमारे पास में निकलता है GDP एट MP, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमारा तो फिक्स है कि हमारे मेथड से तो हमें यही मिलता है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमें क्या निकालना है?
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, कुछ भी लिख दो। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन नहीं है तो सेल्स लेते हैं, एक तो सेल्स कितनी है 20 है, प्लस चेंज इन स्टॉक भी लेते हैं। चेंज इन स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स को आप चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हो। अनसोल्ड गुड्स मतलब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ही क्या होता है, एक फर्म ने एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन करा वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस जितना भी प्रोडक्शन करा उसमें से उसने इतना बेच दिया और इतने उसके अनसोल्ड गुड्स हैं, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 22 हमारा क्या आएगा कि एक फर्म ने एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करा, जितना प्रोडक्शन करा उसमें से कुछ बेच दिया, 20 बेच दिया और बाकी के 2 क्या है अनसोल्ड हैं, तो दोनों को प्लस कर दिया, हमें मिल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ध्यान रखना चेंज इन स्टॉक की जगह पर क्या शब्द आ सकता है, अनसोल्ड गुड्स भी आ सकता है। ये इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपको पता हो एग्जाम में किस तरह की चीजें आ सकती हैं। चेंज इन स्टॉक की जगह अनसोल्ड गुड्स भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों को प्लस कर दिया, ये मिल गया हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है क्या, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मैंने बताया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम है, तो ये हो गया 22 माइनस 5, ये आ गया 17, कितना आया हमारे पास में 17, ये है GVA एट MP। बट हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमारे पास में गिवन क्या है, क्या आ गया, जो आ गया उसे इधर लिख दो GVA एट MP। अब कन्वर्जन करो, ये ग्रॉस है, हमें नेट चाहिए, नेट निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यू वैल्यू सेम है, AA सेम है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ रही है बातें। GVA एट MP कितना आया 17 आया, निकालना क्या है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन में निकालना आना चाहिए। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि प्रोड्यूसर के वो गुड्स जो सालों साल चलेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर की मशीनरी, उसके असेट्स, इन्हीं चीजों पे डेप्रिसिएशन लगता है। उसकी कीमत है 10 लाख, ऊपर लाख लिखा है, विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, और ये चीजें कितने साल चलेंगी 10 साल चलेंगी। तो जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो कि वो प्रोडक्ट कितने साल चलेगा, 10 साल चलेगा। जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है, मैं लिख देती हूँ, प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको हमने ऊपर लिखा, नीचे प्रोडक्ट की लाइफ लिख दी, प्रोडक्ट कितने साल चलेगा, कितना आया 1 आया, ये 1 क्या है डेप्रिसिएशन है। तो कई बार डेप्रिसिएशन ऐसे भी निकालना पड़ता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू को ऊपर रखो, प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन को नीचे रखो, तो आपको डेप्रिसिएशन का पता चलेगा। तो माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गया, लाख है ऊपर ध्यान रखना, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली दे रखा है हमारे पास में GST, मैंने बताया था ना इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा नाम क्या है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कितना है 1 है, इसमें से सब्सिडी माइनस करो, सब्सिडी नहीं दे रखी 0 है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1 आ गया। तो ये कितना हो गया 17 में से ये 1 गया और ये 1 गया, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में आया 15। चेक कर लेना बच्चों अगर कोई गलती आ जाए तो, वैसे तो सही है। 17 में से एक तो हमारा डेप्रिसिएशन गया और एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गया, सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। ठीक है भाई, ये 15 आया। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अब सेकंड मेथड आता है हमारे पास में इनकम मेथड। इनकम मेथड को ही हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं, नाम आपको सारे पता होने चाहिए। पहला मेथड कौन सा करा हम लोगों ने, वैल्यू एडेड मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता था, GDP एट MP या फिर GVA एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमारे वैल्यू एडेड मेथड से हमें मिलता था। उसके बाद में क्वेश्चन में जो भी गिवन है आप कन्वर्ट करते रहो। अब सेकंड मेथड कौन सा है हमारे पास में, इनकम मेथड। क्या है दूसरा नाम, फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। देखो जिस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से हमें GDP एट MP या फिर GVA एट MP मिलता था, सेम ऐसे ही इनकम मेथड से हमें मिलता है NDP एट FC। क्या मिलता है NDP एट FC, ये फिक्स है कि किस मेथड से हमें क्या मिलता है। क्या मिलता है इनकम मेथड से हमें NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान से समझना, जैसे GDP एट MP का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेम ऐसे ही यहाँ पर NDP एट FC कैसे निकलेगा, 3 चीजों को प्लस करके। कौन कौन सी 3 चीजें, एक है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। 3 चीजों को प्लस कर दो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, 3 चीजों को प्लस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा NDP एट FC। ये इनकम मेथड से निकलेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन में निकालना है, जैसे निकालना है
कन्वर्ट करते रहो। कन्वर्जन मैंने सिखा रखे हैं, कैसे ग्रॉस को नेट में करते हैं, नेट को ग्रॉस में करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में, और तीसरा था फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। अब देखो अगर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, एज इट इज लिख देना। बट अगर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना आसान आना नहीं है, तो हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे? चार चीजों को प्लस करके। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जितना भी हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है कैश के अंदर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है एम्प्लॉइज को जो पेमेंट करी जाती है। तो पहला क्या लोगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जितना भी एम्प्लॉइज को कैश में पे करा जाता है। सेकंड, पेमेंट इन काइंड, जितना भी एम्प्लॉइज को काइंड में पे करा जाता है। सपोज एम्प्लॉय को कोई गाड़ी गिफ्ट कर दी है, सपोज एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई घर दे दिया, क्वार्टर दे दी, तो ये क्या है? पेमेंट इन काइंड, सेकंड हो गया। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय के पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जॉब पर रखता है, जो मालिक है, जो बॉस है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को ऐड करोगे। अब देखो कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी दे रखा होगा, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन। कभी भी अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसके सैलरी का पार्ट है। मेरे को जो सैलरी मिली है उसी सैलरी में से मैं मेरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही हूं, तो वो तो मेरी सैलरी का पार्ट है ना, वो तो ऑलरेडी वेजेस और सैलरी के अंदर आ चुका है। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो कुछ नहीं करना है, इग्नोर मार देना। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमें लेना है। और फोर्थ चीज है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है वो। तो अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज इट इज गिवन है तो उसे डायरेक्टली लिख देना, नहीं है गिवन तो चार चीजों को प्लस करके हमें ये मिलता है। चार में से मान लो एक ही चीज गिवन है तो वही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। चार में से मान लो आपको वेजेस एंड सैलरी गिवन है 500, आपको पेमेंट इन काइंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं है गिवन, कोई ना जीरो ले लो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो ले लो। पेंशन ऑन रिटायरमेंट क्वेश्चन में 20 गिवन है तो 520 कितना हो जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो गिवन है वो ले लो, जो गिवन नहीं है उसे जीरो मान लेना। अगर मान लो एक ही गिवन है बाकी तीन गिवन नहीं है तो बाकी तीनों को जीरो मान लो। समझ में आ गया? पहला क्या है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, चार चीजों को प्लस करके निकालोगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा पेमेंट इन काइंड। तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इग्नोर करना है। चौथा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये हमें मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब मान लो क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा है, आपको 1000 दे रखा है और अलग से वेजेस एंड सैलरीज भी दे रखा है, तो वेजेस एंड सैलरीज को आप इग्नोर करोगे क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड है। ये हर जगह लागू होगी ये चीज, चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है और साथ में सेल्स भी गिवन है तो सेल्स को इग्नोर मार दो क्योंकि वो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये चीजें देखनी है आपको कि अगर बाप गिवन है तो बेटे को इग्नोर मारना है क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है तो एज इट इज लिख देना। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जो कंपनी से रिलेटेड चीजें हैं, अगर नहीं है गिवन तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे? चार चीजों को प्लस करके। पहला है रेंट, दूसरा है रॉयल्टी, रॉयल्टी बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन होता है बट दूसरा है रॉयल्टी, तीसरा है इंटरेस्ट और फोर्थ आता है प्रॉफिट। चार चीजों को प्लस करके अगर इसमें से कुछ भी गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लेना। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, प्रॉफिट में भी यहाँ पर झोल है। प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है तो एज इट इज कर देना ऐड, बट अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो प्रॉफिट निकालने का तरीका है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट में से सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है। क्या देती है? डिविडेंड देती है। उसी प्रॉफिट में से कंपनी क्या देती है? टैक्स भी देती है और कंपनी के टैक्स को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हो या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हो या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोल सकते हो। और तीसरा हिस्सा कंपनी क्या करती है? अपने ही पास में रखती है, किसी को नहीं देती, फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स इसे बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो कंपनी किसी को नहीं देती है, अपने ही पास में रखती है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है तो एज इट इज लिख देना, बट गिवन नहीं है तो चार चीजों को प्लस करके निकाल सकते हो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एक है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है गिवन तो तीन चीजों को प्लस कर देना। पहला क्या है हमारे पास में?
डिविडेंड है। सेकंड क्या है हमारे पास में, कॉर्पोरेट टैक्स है जिसे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है। और थर्ड क्या है, हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो पैसा है जो कंपनी अपने पास में रखती है, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट के साथ में डिविडेंड भी गिवन है, तो यार प्रॉफिट अगर गिवन है तो डिविडेंड को आप इग्नोर मारोगे क्योंकि प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूड है। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 500 और फिर आपको बीच में साथ में कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है 200 रुपए का, तो यार ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तो ऑलरेडी ये सारे आ चुके हैं, तो अगर ऊपर वाला गिवन है तो बाकी अंदर वालों को आपको इग्नोर मारना है। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज गिवन है तो उसे आप इग्नोर मारोगे। और अगर प्रॉफिट भी गिवन है और प्रॉफिट की तीनों चीजें भी गिवन है तो प्रॉफिट की तीनों चीजें इग्नोर मारी जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। आई होप समझ में आ रहा है। और लास्ट होता है तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो लिखना, अदरवाइज जीरो। तो तीन चीजों को प्लस करोगे तो आपको एनडीपीएड एफसी मिलेगा। इनकम मेथड से क्या निकाल दोगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चार चीजों को प्लस करोगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड फोर्थ इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और फिर सेकंड आता है हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीजें आती है, आर फॉर रेंट, आर फॉर रॉयल्टी, फिर है इंटरेस्ट, फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन हो सकती हैं और जो चीजें गिवन नहीं है उन्हें आप जीरो मान लेना। सपोज डिविडेंड दे रखा है 100 रुपए, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रखा, सपोज कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है 200, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स नहीं दे रखा तो जीरो ले लेना। तो 100 प्लस 200 300 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया। मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं होगी गिवन तो जीरो ले लेना। तो आपको मिलेगा एनडीपीएड एफसी, ये निकाल लेना। उसके बाद में जैसे जो भी कन्वर्जन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करते रहेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है। अच्छा देखो, क्वेश्चन आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा। प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, तो देख के समझ में आ रहा है इनकम मेथड वाली चीजें हैं। सपोज यहाँ पर सेल्स गिवन होती, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होता तो देखकर समझ में आ जाता है कि वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से समझना है। तो निकालना क्या है, नेशनल इनकम। अच्छा, अब यहीं पर एक बात और बता देती हूँ, नेशनल इनकम को हम प्यार से बोलते हैं एनएनपीएट-एफसी। हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम को प्यार से क्या बोलते हैं, एनएनपीएट-एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेम ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम का भी एक नाम है, तो इन दोनों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। डोमेस्टिक इनकम का भी एक नाम है, डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपीएट-एफसी। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो कई बार डायरेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, नेशनल इनकम को क्या बोलोगे, एनएनपीएट-एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपीएट-एफसी। देखा जाए तो हमारे इनकम मेथड से क्या निकल कर आता है, एनडीपीएट-एफसी निकल कर आता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकल कर आती है। तो कोई ना, हमारे पास में इनकम मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें क्वेश्चन से क्या मिलेगा, एनडीपीएट-एफसी मिलेगा, क्योंकि इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपीएट-एफसी। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एनडीपीएट-एफसी, उसके बाद में हम कन्वर्जन करते रहेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो इनकम मेथड से हमारे पास में क्या निकल कर आता है, एनडीपीएट-एफसी। तीन चीजों को प्लस करके आता है, मैंने पीछे भी बताया था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तीन चीजों को प्लस करके आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस सेकंड क्या होता है हमारे पास में, ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके अलावा थर्ड चीज क्या थी हमारे पास में, मिक्स्ड इनकम। क्या है, मिक्स्ड इनकम। करते हैं जरा, तो एनडीपीएट-एफसी निकालना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। अब अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है और अगर इसी क्वेश्चन में मान लो वेजेस और सैलरी गिवन है, पेमेंट इन काइंड गिवन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट गिवन है, या फिर या फिर पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन है, कोई भी चीज गिवन होगी तो हम उसे इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें ऊपर वाली हेडिंग गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 7000 है, तो एनडीपीएट-एफसी हम निकाल रहे हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, 7000 है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो मैंने बताया चार चीजों को प्लस करके हम निकाल सकते हैं। एक होता है रेंट कितना है हमारे पास में, 500 है, ठीक है भाई, रेंट आ गया। एक क्या होता है, रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर मुझे तो नहीं दिख रहा। एक क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास में, इंटरेस्ट कितना था हमारे पास में, 400,
तो ये इंटरेस्ट 400 प्लस कर दिया, रॉयल्टी कुछ नहीं था तो लो रॉयल्टी को 0 ले लिया, अगर 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, मत लिखना। और एक होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट भी डायरेक्टली हमारे पास में गिवन है, कितना दे रखा है प्रॉफिट हमें 1000 दे रखा है। अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रॉफिट भी गिवन है और हमें डिविडेंड भी दे रखा है, तो अगर प्रॉफिट गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है तो मैंने बताया प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड आता है ना, प्रॉफिट का हिस्सा है डिविडेंड, तो आप डिविडेंड को क्या करोगे, इग्नोर करोगे, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने निकाल लिया। फिर आता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे पास में गिवन है 15,000, कितना है 15,000। अब मैं थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एक बच्चे ने मुझे बोला मैम थोड़ा सा है ना बोर्ड पे गंदगी मत करा करो यार, जल्दी में हो जाती है बच्चों, बट ठीक है मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये है 1000, ये है हमारे पास में 900, तो ये हो गया 1900, और फिर आ गया ये हमारे पास में 15,000। तीनों को प्लस कर देते हैं, NDP एट FC कितना आएगा 15 और 7 हमारे पास में हो गया 22,000, ये हो गया 23, तो ये आ रहा है 23,900 बच्चों, कितना आ रहा है 23,900। और पिछले क्वेश्चन में मैं यूनिट लगाना भूल गई थी, तो लगाना, रुपीज है यहाँ पर और साथ में करोड़ लिखा है, तो ये आ रहा है इतना रुपीस करोड़। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमारे पास में तो ये निकल कर आया, बट हमें क्वेश्चन में निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मैंने बताया किससे डिनोट करते हैं, NNP एट FC से, तो जो निकालना है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारे पास में गिवन है ना, जो मिल गया हमें वो यहाँ पर रख दो। अब ये तो गिवन ही है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे निकाल चुके हैं। एडजस्टमेंट करें, नेट सेम है, PP भी सेम है, FC भी सेम है, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर नेशनल लिखा है, यहाँ पर डोमेस्टिक लिखा है। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, तो ये कितना था 23,900, इसमें प्लस कर दो, क्या निकाल रहे हैं हम, NNP एट FC यानी कि हमारी नेशनल इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो भाई, क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, टू अब्रॉड दे रखा है। मैंने सिखाया कभी भी अगर फ्रॉम की जगह पर टू लिखा हुआ आ जाए तो आप उसे फ्रॉम बना सकते हो, उसका साइन चेंज कर देना, इसको माइनस का 100 कर दो, तो प्लस करना है बट साइन चेंज हो गया, ये हो गया 100। तो 23,900 में से प्लस माइनस माइनस 100, तो 23,800 आ गया हमारे पास में हमारा NNP एट FC। लास्ट में जरूर लिखा करो कि क्वेश्चन किस भाषा में पूछ रहा था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम कितनी आ गई हमारे पास में, ₹23,800 करोड़। बच्चों मैं कहीं पर भी अगर यूनिट लगाना भूल जाऊं ना, बट आप लोगों को लगानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन आता है, हमसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है, जो NDP एट FC हम निकालते हैं, तो सेकंड नंबर वाला क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और साथ में डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है। मैंने पीछे बताया नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDP एट FC। ये वही है NDP एट FC जो हमारा किससे निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में ये ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा तो हम आसानी से NDP एट FC निकाल सकते हैं ना, सेकंड वाली चीज आ जाएगी। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम 4 चीजों को प्लस करते हैं, एक है R फॉर रेंट और एक है R फॉर रॉयल्टी, ये 2 तो याद ही रहेंगे। उसके बाद में एक आता है आपका इंटरेस्ट और फिर आता है आपके पास में प्रॉफिट, ये 4 चीजें हैं। तो ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट कितना दे रखा है हमें, रेंट और इंटरेस्ट बच्चों साथ में दे रखा है, तो अच्छी बात है, दोनों चीजें एक साथ हो गई 800, तो रेंट भी हो गया और इंटरेस्ट भी हो गया, एक साथ हो गया, जरूरी नहीं अलग अलग दे रखा हो। अब रॉयल्टी देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, रॉयल्टी है ना मोस्टली गिवन नहीं होती है और इसीलिए कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ में बता रही हूँ। तो रॉयल्टी हमारा 0 हो गया। प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट गिवन है क्या, प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया था। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 3 चीजों को प्लस करके। एक लेते हैं डिविडेंड, डिविडेंड कितना है क्वेश्चन में 940 है, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। और फिर लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है, कितना है 460 है, तो ये हो गया 460। और एक हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं साथ में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट याद रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम था रिटेन अर्निंग्स, तो ये हो गया हमारे पास में 300। तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, कितना आएगा 800 प्लस 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये 900, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 और ये 17, 1700 आ रहा है। दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 2500, है ना, 2500। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आया हमारे पास में, यूनिट क्या थी, रुपीस करोड़, ये आ गया रुपीस 2500 करोड़। क्लियर हो गया, ये एक चीज हम लोगों ने कर ली। अब यही क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, डोमेस्टिक इनकम भी निकालो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDP@SC, और हमारा गुड लक है कि इस मैथड से निकलता भी यही है। फॉर्मूला क्या था, एक तो था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तीन चीजों को प्लस करते हैं ना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस साथ में प्लस कर दो मिक्स्ड ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर आपको प्लस करना है मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, कितना है हमारे पास में 2000 है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस अभी अभी हमने निकाला है 2500 है, प्लस मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मिक्स्ड इनकम गिवन है 200, नहीं हो तो जीरो ले लेना, तो ये है 200। तो ये हो गया 2 और 2 हमारे पास में कितना, 2 और 2 4000 और 4700, 2 3 4 4700 रुपीज 4700 करोड़। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। सो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा इनकम मेथड। अब लास्ट मेथड आता है हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है, GDP@MP। याद करो पहला मेथड करा था वैल्यू एडेड मेथड, जिससे क्या मिला था, GDP@MP, इसी को बोला जाता है GVA@MP भी बोलते हैं। फिर सेकंड मेथड करा जिससे मिलता है हमें NDP@FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और फर्स्ट मेथड से भी GDP@MP मिलता है, सेकंड मेथड से भी GDP@MP ही हमें मिलता है, बट तरीका दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ पर चार चीजें प्लस करनी है। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हम लोग जो है वो जो भी खर्चा कर रहे हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है, इसे डिनोट करा जाता है कैपिटल C से, याद रहेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, इसे डिनोट करा जाता है G से। तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट इसका दूसरा नाम है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है इसे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, या फिर यहाँ पर ग्रॉस वर्ड भी लग जाता है, इसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रॉस में निकाल रहे हैं हम, G आ रहा है ना, G मतलब ग्रॉस। तो या तो इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, याद रखना, या फिर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाएगा। अगर सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जा रहा है, उसका मतलब है कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर आगे कुछ लगा हुआ नहीं है ना, नेट या ग्रॉस, इसका मतलब क्या है, वो ग्रॉस है, हमें कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, इसे आई से डिनोट करते हैं। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है आपने जो भी एक्सपोर्ट करा, दूसरी कंट्री को बेचा, उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को X से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को M से डिनोट करते हैं, तो ये होता है नेट एक्सपोर्ट। दोबारा बताती हूँ, प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर जो भी खर्चा करता है, हम लोग जो भी खर्चा करते हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे C से डिनोट करते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारी सरकार जो खर्चा कर रही है, इसे G से डिनोट करा जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, याद रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, अभी मैं समझाऊंगी। इसे हम I से डिनोट करते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, वो इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। X का मतलब होता है एक्सपोर्ट, X का मतलब होता है एक्सपोर्ट और M का मतलब होता है इंपोर्ट, दोनों को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स। मान लो क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय उल्टा गिवन है नेट इंपोर्ट। हमें तो नेट एक्सपोर्ट चाहिए, क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट गिवन है, तो मैंने सिखा रखा है जो भी कुछ गिवन है उसका साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस का कर दो, माइनस है तो प्लस का कर दो, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। उल्टी चीज आपको दे रखी है तो आप भी उल्टा करो, साइन बदल दो, वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा C। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी कुछ नहीं है, वो भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा G। नेट एक्सपोर्ट्स में भी कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दोनों में से अगर कोई भी चीज गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लेना, तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स की बजाय अगर नेट इंपोर्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसका साइन बदल देना, वो अपने आप नेट एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लोचा इसके साथ में है,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ में। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे डिनोट करा जाता है आई से। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, मान लो क्वेश्चन में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मान लो क्वेश्चन में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसकी बजाय क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी बजाय क्वेश्चन में गिवन है डोमेस्टिक, मैं इधर लिख रही हूं डोमेस्टिक, एक वर्ड और लग गया बस आगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय यहां पर एक वर्ड लग गया क्वेश्चन में और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप क्या करोगे? इसका मतलब क्या था, जो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा था, इसका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी आ गई और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ गई, यानी कि स्टॉक वाली इन्वेस्टमेंट भी आ गई। बट अगर क्वेश्चन में यहां पर फिक्स्ड वर्ड भी लिखा है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो आपको साथ साथ में एक इन्वेस्टमेंट और प्लस करनी पड़ेगी, जिसे बोला जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अकाउंट्स में पढ़ा होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है। अब मैं एक पेन चेंज करती हूँ और यहां पर एक चीज लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। यहां पर ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, अगर क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये आपको सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ये आपको सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है। यहाँ पर इसका नाम लिखा है ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये आपको सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। क्या बोला जाता है? चेंज इन स्टॉक। जो वैल्यू एडेड मेथड में हम निकाल रहे थे, और निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालते थे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके। तो अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो एज इट इज लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड भी आ रहा है, मतलब वो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, आपको साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी प्लस करना पड़ेगा, जो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार देख लेते हैं यहां तक का दोबारा से। क्या लिखा है? अगर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे। मैंने बता दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक। समझ में आ गया? तो अपने आप आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन। अब एक चीज और मैं यहां पर आप लोगों को बताती हूं, ये भी ध्यान से समझना। मान लो यहां पर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से पहले एक वर्ड लग रखा है नेट। हमारा आंसर तो ग्रॉस के अंदर आ रहा है ना, हमारा आंसर तो ग्रॉस में आ रहा है। यहां पर अगर नेट वर्ड लगा हुआ है, या तो कुछ ना लगा हुआ हो, क्योंकि कुछ ना लगा हुआ उसका मतलब क्या है कि ग्रॉस लगा हुआ है, या फिर ग्रॉस लगा हुआ हो। बट अगर नेट वर्ड लगा हुआ आ रहा है तो तुरंत साथ में डेप्रीशिएशन प्लस कर देना, क्योंकि जैसे ही आप नेट में डेप्रीशिएशन प्लस करोगे, वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसे घूमा फिर आके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वही लिखा है, इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नेट वर्ड आगे लग रहा है, एड डेप्रीशिएशन टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रॉस, तुरंत डेप्रीशिएशन प्लस कर देना, क्योंकि हमारा आंसर ग्रॉस के अंदर आ रहा है। नेट एक्सपोर्ट्स निकालना मैंने सिखाई दिया आपको, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर नेट इंपोर्ट्स क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन का साइन बदल देना, उसके प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, वो अपने आप नेट एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। करे क्वेश्चन? तो भाई यहां पर हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एन, डी फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एक्सपेंडिचर चीजें गिवन है, यानी कि ये थर्ड मेथड वाला क्वेश्चन है। और थर्ड वाले मेथड से क्या निकलता है, मैंने बताया था जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है? चार चीजों को प्लस करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और सेकंड आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर आता है हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट्स। ये चार चीजें प्लस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने बताया था एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, कोई भी चीज गिवन नहीं है तो उसे जीरो मान लेना। ये 8000 हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो
इसे हमने 1000 ले लिया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट की बात, तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस में है, अच्छी बात है, डेप्रीशिएशन प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रॉस वर्ड नहीं भी होता तो भी हम डेप्रीशिएशन प्लस नहीं करते, क्योंकि कुछ नहीं है उसका मतलब ही ग्रॉस है। बट अगर यहाँ पर नेट होता तो तुरंत आप पहले ही डेप्रीशिएशन प्लस कर देते, बाद में जो करना है वो करते रहते, बट यहाँ पर तुरंत प्लस कर देते। बट यहाँ पर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है। तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है तो हम क्या करेंगे, साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किस तरह से निकालते हैं, मैंने बताया था, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये कितना है हमारे पास में 100 है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट कितना है 70 और इंपोर्ट कितना है 120। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 70 माइनस 120, ये आ गया हमारे पास में नेट एक्सपोर्ट। तो जीडीपी एट एमपी हम निकाल रहे हैं। जीडीपी एट एमपी कितना आएगा, 8000 प्लस 1000 प्लस 500 और 100 हो गया 600 प्लस 70 माइनस 120, तो ये आएगा माइनस का 50, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, बड़ा 120 है तो 120 माइनस का, तो ये माइनस का साइन आया। तो ये 8000, ये 9000, ये हो गया 9600, 9600 उसमें से 50 माइनस कर दिया तो ये हो गया 9550। कितना आ गया, 9550 आ गया हमारा जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो निकालना है उसे यहाँ पर रखो, इक्वल्स टू जो हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है उसे यहाँ पर रखो। अब कन्वर्शन करो, हमें नेट चाहिए, क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, माइनस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो निकालते हैं एनडीपी एट एफसी हमारा, जीबीडीएपी एट एमपी कितना आया 9550 माइनस डेप्रीशिएशन दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दूसरा नाम दे रखा है, कितना है 60, तो माइनस 60 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने निकाला सिखाया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो ये रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 700 और इसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, ये रही हमारी सब्सिडी, 50 माइनस कर दिया तो ये आया 650। कितना आ रहा है 650। मैं चाहूँ तो पीछे कर देती हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 700 थे, उसमें से हम लोगों ने हमारी सब्सिडी 50 थी उसे माइनस कर दिया तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। तो 9550 माइनस 60 माइनस 700 में से 50 गया तो ये आया 650, तो 9550 और ये दोनों को प्लस कर दो तो ये हो गया 710, माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया, 5 में से 1 गया, 4 आया और ये 5 में से 7 गया तो ये है हमारे पास में 8 है, तो ये आ रहा है 8840। कितना आ रहा है 8840। आगे क्या है रुपीस करोड़, तो ये आ रहा है रुपीस 8840 करोड़। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन किस तरह से करना था, आगे बढ़े। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हमें जी निकालना है जो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर है, और एक मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी निकालना है जो कि हमारे इनकम मेथड के अंदर हमने पढ़ा था। तो दो अलग अलग चीजें निकालनी है, आंसर भी नहीं निकालना, आपको बीच का पार्ट निकालना है। एक तो जी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से और एक इनकम मेथड के अंदर मिक्स्ड इनकम गिवन होता है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर दो मेथड्स हमें लगाने पड़ेंगे कि एक तो देखो जी गायब है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक मिक्स्ड इनकम हमारी गायब है। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है, जरूरी नहीं है हमेशा ऊपर ही ऊपर गिवन होगी, कहीं पर भी गिवन हो सकती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो नेशनल इनकम 71,000 हमारे पास में गिवन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नेशनल इनकम हमारे पास में गिवन है जो कि कितनी है 71,000 है। अब नेशनल इनकम को ही हम डिनोट करते हैं, मैंने बताया था एनएनपी एट एफसी से, तो एनएनपी एट एफसी कितना है हमारे पास में 71,000 है। अब आगे बढ़ो और ध्यान से देखो, सबसे पहले नेशनल इनकम गिवन है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, ये वाली चीज निकालते हैं, हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। वो कौन से मेथड के अंदर आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। और एक्सपेंडिचर मेथड को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास में क्या निकल कर आता है जीडीपी एट एमपी। तो हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है, ये हमें निकालना है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से यही आएगा। और हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है, एनएनपी एट एफसी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कन्वर्जन कर लेते हैं। हमें ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, सबसे पहले डेप्रीशिएशन प्लस कर दो। हमें डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हमें मार्केट प्राइस निकालनी है तो प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या प्लस कर दोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। निकाले तो हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी, जो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से निकल कर आता है। हमारे पास में एनएनपी एट एफसी कितना गिवन है? 71,000 एज इट इज गिवन है। प्लस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में गिवन है, चेक करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रीशिएशन कितना गिवन है? 3,000 गिवन है। माइनस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो देखो गिवन है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस बार तो टू अब्रॉड भी गिवन नहीं है, सही गिवन है, तो ये कितना है? 1,000 है। इसे क्या करना था? यहाँ पर माइनस करना था। और प्लस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने बताया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, बट ऑलरेडी गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2,000 है, इस 2,000 को यहाँ पर प्लस कर दो, तो हमारे पास में जीडीपी एट एमपी आ जाएगा 71 और 3 72 73 74, और ये दो 75 76, और एक माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास में 75,000। कितना आया? 75,000। सही कर रही हूँ ना? 75,000। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद करो इस मेथड से क्या मिलता है हमें? जीडीपी एट एमपी मिलता है। कैसे मिलता है? चार चीजें प्लस करके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। खुद आंसर हमारे पास में आ चुका है 75,000। कैसे आया? 71,000, 3 प्लस करा 74,000, 1 माइनस करा, ये हो गया 73,000, और अगेन 2 प्लस करा 75,000। तो अब आगे साइन भी लगा देना बच्चों। कितना है? रुपीस करोड़ है। ये कितना है? इतना करोड़, ये हर जगह लगाना है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो बाकी चीजें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा। कितना है? 40,000 है, तो ये 40,000 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमें निकालना ही है, प्लस इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है। क्या इन्वेस्टमेंट? तो ये दे रखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रॉस में ही गिवन है, आगे फिक्स्ड वर्ड भी ऐड नहीं है, तो सही है, बिल्कुल सही दे रखा है। कितना है? 10,000, तो ये लिख दिया हमने 10,000। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना है हमारे पास में? नेट एक्सपोर्ट्स ये नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास में? 5,000, तो ये भी हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। कुछ गिवन नहीं होता तो हम निकाल लेते। तो ये है 75,000 इक्वल्स टू 40 और टैन हो गया 50 और 5 हो गया हमारे पास में 55,000 प्लस जी। तो हम जी कैसे निकाल सकते हैं? जी निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर दो। 75,000 में से 55,000 हमारा चले गया, तो ये हो गया 65 75। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में आ गया 20,000। कितना आया हमारे पास में? 20,000। तो एक बार चेक कर लेना बच्चों, सही है ना ये सारी चीजें? अब आगे हमें क्या निकालना है इसी क्वेश्चन के अंदर? इसी क्वेश्चन में हमें मिक्स्ड इनकम भी निकालनी है। तो मिक्स्ड इनकम हमारा इनकम मेथड से आता है। इनकम मेथड्स में हमें क्या चाहिए होता है? एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ऑलरेडी एनएनपी एट एफसी तो गिवन है। इनकम मेथड में हमें एनडीपी एट एफसी चाहिए और हमारे पास में एनएनपी एट एफसी गिवन है, यानी कि नेशनल इनकम गिवन है, तो हम एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं। पहले वाला नेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एफसी सेम है। हमें डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल हमारे पास में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे, तो ये एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा? 71,000 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना था? गिवन था ना, ये था हमारे पास में 1,000, तो इस 1,000 को माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो एनडीपी एट एफसी हमारे पास में आ गया 70,000। कितना आया? ₹70,000 करोड़। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है मिक्स्ड इनकम। याद करो एनडीपी एट एफसी आ चुका है, बट ये एनडीपी एट एफसी निकालने का एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? एक तो था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस एक था हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक तीसरी चीज थी हमारे पास में मिक्स्ड इनकम, जो हमें निकालनी है मिक्स्ड इनकम। तो एनडीपी एट एफसी तो हमारे पास में आ गया, कितना है? 70,000 आ चुका है। अब क्वेश्चन में देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो मैंने बताया था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं? वेजेस एंड सैलरी ले लो। वेजेस एंड सैलरी कितना है?
15,000 है। फिर होता है पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वो भी गिवन नहीं है। और हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट भी नहीं है। सारी चीजों को हमने बाकियों को जीरो ले लिया, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एट दी एंड हमारा कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो ये आ गया 15,000 हमारे पास में। और फिर हम लोगों को लेना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 30,000 है। तो ये हम लोगों ने लिया हमारा 30,000 प्लस निकालनी क्या है, मिक्स्ड इनकम, उसे एज इट इज लिख दो मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। तो 70,000 इज इक्वल टू 30, 40, 45, 45,000 प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम कितनी आ जाएगी, 70 में से 45 गया, 55, 65, 70, ये आ गया हमारे पास में 25,000 रुपीज। 25,000 करोड़ क्या है हमारे पास में, हमारी मिक्स्ड इनकम है। समझ में आया किस तरह से करते हैं क्वेश्चंस। तो इसी के साथ में नेशनल इनकम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोगों ने नेशनल इनकम स्टार्ट करा था, और इस चैप्टर के, इस पूरी यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, हर पैटर्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, बट अब शांति से इन सारे क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करना, मुझे कॉमेंट्स में बताना समझ में आया क्या, ताकि यार मुझे भी मजा आए। अगर आप लोगों का प्रॉपर फीडबैक आएगा तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने के अंदर। तो इन सारे क्वेश्चंस को करके रखना। मैंने नेशनल इनकम की बहुत सारी पार्ट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आपको तीनों मेथड्स की सेपरेट वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। आपको अलग से 3 वीडियोस और मिलेंगी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल की, वन शॉट वीडियोस है जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरह के नेशनल इनकम के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये आप मैक्रो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। एक 20 डेज की प्लेलिस्ट और बनी हुई है हाफ ईयरली वाली, उसके अंदर भी आपको नेशनल इनकम के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को करके रखना, ताकि अभी मैं जब आपका नेशनल इनकम का टेस्ट लूंगी तो वो टेस्ट आप अच्छा दे सको, आपके बोर्ड्स के अंदर आप अच्छे से स्कोर कर सको कि नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस फोड़ देना है। तो यहां तक आप पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।